आपने बुकलेट निकाल लिया होगा। ये वो बुकलेट है जिसमें फिजिक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है सिर्फ। ओके, पेज नंबर 10 निकालें सेकंड ईयर में जाकर। सही बच्चों? ओके, देखें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द एक्सपेरिमेंट R is molar gas constant, P pressure, T is thermodynamics temperature, Na Avogadro's number, N आपके पास क्या है, amount of substance है, K Boltzmann constant है, and mass M जो है वो mass of gas है। Which expression, सही, हमें expression की बात करनी है। जैसे स्टूडेंट PV N RT के बराबर होता है, सही है, PV N RT के बराबर होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर R मोलर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इसी तरीके से हमारे पास कह रहे हैं विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट, द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। मोलर वॉल्यूम की बात करने का मतलब है कि हम मोल को 1 मोल लेंगे। तो अगर हम 1 मोल लेंगे तो PV RT के बराबर हो जाएगा। जब PV RT के बराबर होगा तो इस कंडीशन में अगर हम मोलर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, तो RT अपॉन क्या होगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, RT अपॉन P। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला RT अपॉन P, सही है, ये राइट आंसर है, RT अपॉन P, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द मॉलिक्यूल इन द गैस हैव मीन स्पेसिंग 10x एंड x, से 10x, वेयर स्टूडेंट कह रहे हैं x इज द मीन, हमें कह रहे हैं स्पेसिंग बिटवीन सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, सही है, इन द लिक्विड फेज। और इसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जो हमारा डेंसिटी होता है, ये डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है ना वो स्पेसिंग के क्यूब के बराबर होता है। भाई देखिए वॉल्यूम, अगर एक आपके पास मॉलिक्यूल है तो वो क्यूब अगर बनाया हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड x है, ये भी x है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर होगा, x क्यूब के। तो सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल दूसरे क्यूब में भी, सही है, यूं जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो x है, सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉल्यूम जो होता है वो x क्यूब के बराबर होता है, मतलब 3 साइड के मल्टीपल के बराबर होता है। तो आप देखें इस सवाल में हमें रेशो निकालना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सही, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन में ऊपर जो रखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे रखा, देखें ऊपर हमारे पास गैस का 10x दिया हुआ है, सही है, तो 10x पे आप क्यूब लगाओगे और नीचे x पे क्या करोगे, क्यूब लगाओगे, एक x से। तो ये x से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो देखो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस जो होगा वो आपके पास 10 क्यूब हो जाएगा, x क्यूब होगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या होगा 10 की पावर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 टू दी पावर 3 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में। जल्दी बच्चों देखो, नोट कर लें।
80। जी 10x गैस का है और जो लिक्विड का है वो x है। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा देखें इसके बाद, सही स्टूडेंट। वॉल्यूम बेसिकली क्यूब का मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को क्यूब, क्यूब वॉल्यूम है ना भाई। किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो इसी तरीके से होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब बन रहे होते हैं बॉन्ड ऐसे ही दिखाते हैं क्यूबिकल कंडीशन में। अच्छा देखिएगा आगे, इसके बाद देखें। इसके बाद जो क्वेश्चन है 3, इस क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं इन द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम सही ऑफ अफेक्ट्स मास ऑफ एन आइडियल गैस एंड प्रेशर P, ग्राफ PV अगेंस्ट से स्टूडेंट कह रहे हैं P। हमें प्लॉट करना है विच ग्राफ शो करेक्ट रिलेशन सही है बिटवीन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। हमें कह रहे हैं रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा ग्राफ जो है वो सही है हमें रिलेशन बताएगा। सही तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट में हमें P और PV के दरमियान ग्राफ बताना है और कौन सा ग्राफ ऐसा है जो इसमें सही रिलेशन बताएगा। सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, B और D नहीं हो सकते। B और D जो है वो एक इनवर्स का ग्राफ है जिसके अंदर जो P मतलब अगर पॉइल्स लॉ का ग्राफ देखें तो ये B होता है, सही है। ये उस वक्त होगा जब P और V का सिर्फ ग्राफ देखेंगे, और D आपके पास उस वक्त होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, सही है। और इसी तरीके से A का मतलब क्या है कि वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं। जब कोई ग्राफ इस तरीके से बना होगा, सही है, तो अगर ये PV का ग्राफ है तो सही है। तो ये मतलब मैं अभी जो डिस्कस करना चाह रहा हूं ये B ग्राफ कह रहा हूं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कांस्टेंट का ग्राफ। दूसरी बात, ये इनवर्स का ग्राफ है। अगर मैं आपको कहूं कि PV के दरमियान अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर U ग्राफ होगा, जबकि वो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू पे बताएं क्या होगा। तो ये बच्चों आप एक चीज देख लें कि इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ग्राफ तो नहीं हो सकते। जो ग्राफ A है ये D के अंदर है स्टूडेंट। जो ग्राफ A आपके पास दिया हुआ है, A में स्टूडेंट इस तरीके से वैल्यू, सही है, PV और इसके दरम्यान दिखा रहे हैं P के दरम्यान कि वो यूं डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो मतलब ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है, सही इस तरीके से। तो आपके पास इस कंडीशन में जो राइट ऑप्शन है, सही है, वो क्या है, C ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जो कि PV और P का ग्राफ है। मतलब कांस्टेंट का ग्राफ ये होता है। अगर आप वेलोसिटी रेस्ट में भी, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है ना, तो उस कंडीशन में भी ग्राफ यू बनता है। अगर एक क्वांटिटी आपके पास क्या होता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब रेस्ट में होता है टाइम और वेलोसिटी में, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कोई नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, सही है, रेस्ट में, तो उस कंडीशन में जो हम ग्राफ बनाते हैं ना टाइम और डिस्टेंस के दरम्यान, तो वो भी यूं होता है कांस्टेंट का, मतलब फिक्स वैल्यू है रेस्ट टाइम पे, वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यूज है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, यू ग्राफ बनता है। तो ये कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास PV और P के दरम्यान कांस्टेंट का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से बनता है। मतलब एक जगह पे फिक्स वैल्यूज आ रही है। कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास क्या होगा, राइट आंसर C बनेगा 3 में।
बेसिकली स्टूडेंट मैंने पीवी कांस्टेंट इसलिए कहा है कि देखें आपके पास हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो भाई एक फिक्स नंबर आ रहा है कांस्टेंट, तो जब भी तो एक ही जगह पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो ये जो कांस्टेंट की बात मैंने की है वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राफ, तमाम ग्राफ पीवी और से ये वी के दरम्यान है। तो पीवी और वी का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक ऐसा नंबर आ रहा है, सही है, जो आपके पास इस तरीके से रिलेशन बना है। तो यहाँ पे आपके पास फिक्स नंबर आ रहा है ना, ये देखें ये फिक्स नंबर आ रहा है, इसलिए मैं इस दोनों को कांस्टेंट कहा है पीवी को। अगर पी और वी का बोलते तो हम बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ कह देते हैं, ये वाला बना लेते हैं। हमें पीवी और पी का ग्राफ बताना है। देखिएगा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना ही चाहूंगा। देखिए एक होता है स्पेसिफिक हीट। जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू बराबर होते हैं एम सी डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है। एक होता है लैटेंट हीट, मतलब आप किसी सॉलिड को इतना टेम्परेचर दें कि वो लिक्विड बन जाए। मतलब एक बर्फ है, सही, आइस फॉर्म पे सॉलिड है, उसको इतना टेम्परेचर दें कि पानी बन जाए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। या लिक्विड को इतना टेम्परेचर दें कि वो गैस बन जाए, या सॉलिड को इतना टेम्परेचर दें कि वो डायरेक्ट गैस बन जाए। जैसे कोयले को जलाते हैं धुआं निकलता है डायरेक्ट, लिक्विड थोड़ी ना बनता उसके दरम्यान में लिक्विड स्टेट नहीं है। तो इस चीज को हम लैटेंट हीट कहते हैं। इस चीज को हम कौन सा हीट कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एम एल, मास और लैटेंट हीट कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो एम सी डेल्टा टी बराबर होगा एम एल के। एम से एम कैंसिल, सी अपॉन एल किसके बराबर होगा? 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के। तो बास कंडीशन में हमसे पूछते हैं कि रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एंड लैटेंट हीट कांस्टेंट बता दें, तो वो सिर्फ 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट हमें कांस्टेंट पूछा गया है। और इसी तरीके से आपके पास स्टूडेंट सवाल में टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, सही है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड दिया हुआ है 4 केल्विन पर मिनट। 4 केल्विन पर मिनट मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है 4 केल्विन पर मिनट। और टोटल टाइम कितना बता रहे हैं? 40 मिनट। हमें निकालना क्या है इस सवाल में? C अपॉन एल निकालना है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट कांस्टेंट हमें निकालना है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट कांस्टेंट निकालना है, सही है। अब आप देखिएगा इसमें आप अगर डेल्टा टी निकालें, क्योंकि हमें डेल्टा टी चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 दिए हुए। तो 40 ये कितना होगा? 160। तो अब अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें C अपॉन एल, तो 1 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 160। और जाहिर सी बात इसकी यूनिट केल्विन है, तो ऊपर आके केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 अपॉन 160 केल्विन इनवर्स आपके पास है। इसका राइट ऑप्शन ये दिया हुआ है। हमें C अपॉन एल निकालना था, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट कांस्टेंट हमें निकालना था। नोट कीजिएगा इसे।
भाई ये रेट ऑफ टेम्परेचर है, हमें डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी अपॉन टी है, कह रहे हैं 4 केल्विन पर मिनट टाइम के लिहाज से। तो टाइम कितना है 40 मिनट, तो ये टाइम की वैल्यू कितना रखा 40 मिनट, इसलिए मल्टीप्लाई करके ये ला के रखा है यहाँ पे। समझ गए? 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 4 केल्विन, बेटा सवाल पढ़ो, 4 केल्विन पर मिनट है, सही है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा है, क्लास में भी कराया था, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा 5 का। नहीं बेटा टाइम को सेकंड में इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे कि देखो ये मिनट डिवाइड में है, ये मिनट मल्टीप्लाई में आएगा, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। भाई आप यहाँ पे 60 डिवाइड में लिखो और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई में लिखो, वो कैंसिल हो जाएगा, फायदा नहीं है। आप करके भी देख लें, आप इस वाले टाइम को सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले टाइम नीचे है ना, तो इसके नीचे 60 लगाओगे, ये भी मिनट में है, तो दोनों 60 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसलिए मिनट से मिनट कैंसिल हो रहा है, इसलिए कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। सही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज क्या होता है, बराबर होता है, डेल थीटा होगा। राइट आंसर इज डेल थीटा। अब मैं आपको स्टूडेंट पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर 17 पे आइएगा। अब आप बच्चों पेज नंबर 17 पे आए। पेज नंबर 17 पे आए। पेज 17 भाई सब कहें पेज 17 में करवा चुका हूं। भाई सबने बताना है, उधर तो बता रहे हो यस, इस पेज 17 मैंने तमाम को करा लिया है, कुछ कह रहे नहीं, कुछ कह रहे यस। बच्चा बेटा यही तो मसला है ना, बेटा मसला तो यही है ना कि कुछ भी पढ़ा लो लेकिन उसको दोबारा पढ़ाना है ना, क्योंकि बच्चे तो कह रहे नहीं। अब क्या करूं बताओ, यहाँ पे तो एक तादाद नई वाले भी हैं, हाँ के साथ नई वाले भी हैं, तो नई वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इसलिए हम नई वाले को इंपॉर्टेंट देंगे जो नहीं कह रहे। जो नॉट कह रहे हैं उन लोगों के लिए हम पहले ये देखते हैं। बात ये करेगा स्टूडेंट 13 भी मैंने मैक्सिमम क्लास में 12 और 13 जो है ना वो कराया है, मुझे खुद भी याद है, सही है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, आप जो चीज़ कहते हैं कि सर ये नहीं हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड में ये चेक करके सर देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ हुआ क्लास में, कौन सा नहीं हुआ, सही है। लेकिन फिर भी बात ये कि हमें तो पढ़ाना है, आपकी अगर कोई परेशानी है तो उस मसले को हम हल करना चाहते हैं, तो हम उसको कर रहे होते हैं, सही है स्टूडेंट। तो बात यह है कि अभी कुछ तादाद बच्चे कह रहे हैं कि पहले 14 कराएं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं 12 भी करा दें, 12 भी उनका मसला है। तो अभी एक सिलसिला बनाते हैं कुछ, चले अभी पहले 14 कर लेते हैं, पेज नंबर 34 के ऊपर, फिर उसके बाद आ जाएंगे उस पर। पेज नंबर अभी आप निकाल लें 34, पेज नंबर 34 निकाल लें बच्चों, पेज नंबर 34 निकालिएगा। इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में लेवल 3 है, पहले इसको देखते हैं, सही है। देखो बच्चों देखिए बच्चे, तो पहले सवाल में कह रहे हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस। तो आप सबको पता है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस क्या क्या होते हैं,
टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही चीज सही है। देखिए स्टूडेंट, हम इसे यू भी लिखते हैं, यू भी लिखते हैं, और इसी चीज को हम न्यूटन एम्पियर मीटर भी लिखते हैं। सही है बच्चों, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब अभी आपके पास सवाल में कह रहे हैं अ यूनिट, सही कह रहे हैं, ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस। तो देखें इसमें से कौन वाला दिया हुआ है, ए ऑप्शन देख लें, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही है। वैसे ये सब होते हैं, ये तीनों एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, ये तीनों एसआई यूनिट है, ये सब आपके पास हो सकते हैं। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन 1 में जो राइट आंसर दिया हुआ है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं परमेबिलिटी, सही, ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो परमेबिलिटी होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? परमेबिलिटी म्यू नॉट होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर के बराबर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है इसमें, और इसके अंदर ऑप्शन बी है, बल्कि सी है स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कितने गॉस के बराबर होता है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट गॉस भी होते हैं, मतलब गॉसेस भी आपके पास एक यूनिट होते हैं। सही है, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट गॉस भी होते हैं। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये भी मैग्नेटिक इंडक्शंस की यूनिट है। लेकिन कौन सी यूनिट है? ये एसआई यूनिट है, क्योंकि मैंने कहा ये तीनों एसआई यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम वाला जो यूनिट होता है ना उसके मुताबिक। तो कितने का डिफरेंस होता है इन दोनों में, कोई बताएगा? 10⁻, जी क्या होगा? 10⁻ क्या होगा बच्चों? हाँ 10⁻4 होंगे ना, या -4 होंगे? 10⁻4 का डिफरेंस होता है, 10⁻4 का डिफरेंस है। मतलब 1, अगर मैं पूछूं कि 1 टेस्ला में कितने होंगे, 1 टेस्ला में कितने गॉस होंगे, अगर मैं यूं भी पूछ लूं, वैसे तो अभी यूं पूछा हुआ है, सही। 1 टेस्ला के अंदर अगर पूछा जाए कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होंगे, तो उसमें भी 10⁻4 गॉसेस होंगे। सही है, ये सब इसके साथ यही रिलेशन रखेंगे। ओके, आगे देखो। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 में आपके पास कांस्टेंट स्पीड v से पैरेलल, सही, पैरेलल टू द, सही है, पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, अगर वो पैरेलल मूव कर रहा है तो उसका एंगल कितना होगा? 0। और चार्ज में फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्यू ई बी क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब बताओ, अगर मैं क्यू ई बी साइन थीटा में थीटा की वैल्यू लूं 0, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएंगी? फोर्स की वैल्यू क्या आएंगे बच्चों? जी 0 आ रहा होगा। अच्छा, अभी मैं 5 मिनट का गैप दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद पढ़ाऊंगा। 5 मिनट थोड़ा सा रुको, 5 मिनट रुके, उसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। 5 मिनट का गैप है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये दो बचे तो कितने आएंगे? 19 में से 7 प्लस करो तो माइनस का क्या बचेगा? सही है, 12 बचेगा। तो इतने न्यूटन का 2.4 10⁻⁻12 न्यूटन फोर्स होंगी। सही है, देख लें। 2 पॉइंट, सही है, 4 10⁻⁻12 बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है।
देखें 6 क्वेश्चन में कहा ये जा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन 6 है, इसमें बच्चों कह रहे हैं, सवाल में आपके पास कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्ज कर लें इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के अंदर मूव कर रहा है या कहीं भी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पास दो फोर्सेस होते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स इसके अराउंड होते हैं, एक फोर्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है। सही है। दूसरी बात स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड तो होते हैं। सही है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है स्टूडेंट? अगर कोई चार्ज मोशन में आता है तो उस कंडीशन में दोनों इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो हो जाता है क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होकर इलेक्ट्रिक फोर्स को जीरो कर देता है। चैप्टर नंबर 14 में यही बात अगर आप बुक से देखना चाहें तो चैप्टर नंबर 14 का जो पहला पेज है उसके नीचे के आखिरी के जो पैराग्राफ है ना उसको पढ़ने, वहां पे लिखा होगा कि फिक्स प्रोटॉन मूविंग चार्ज दो फोर्सेस रखता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी रखता है और एक मैग्नेटिक फोर्स भी रखता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं बिकॉज सही है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की इक्वल तादाद होने की वजह से इनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है स्टूडेंट। तो मैं समझता हूं कि अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता सकते हैं। सही है। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे इस कंडीशन में ये बातें आपको क्लियर हो गई, और भी बातें आप बता सकते हैं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बताएं। सही है। देखें ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, ए राइट आंसर होगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टेड होगा और नहीं इफेक्टेड कौन सा होगा, नॉट इफेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इफेक्टेड होगा। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इफेक्टेड होंगे। ओके, नॉट इफेक्टेड कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सही नॉट इफेक्टेड, ए राइट आंसर है इसका। ओके बच्चों, हाँ देख बल्कि स्टूडेंट इसके अंदर ये दो ऑप्शन होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ए भी बनेगा और सी भी बनेगा। ये बीसीक्यूज का क्वेश्चन है, ये दोनों ही राइट है। देखें इसमें ए और सी दोनों राइट आंसर है। अच्छा देखें, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ, कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल एंड नॉर्मल। पैरेलल का मतलब कह रहे हैं 7 में पैरेलल मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है, x। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब y। फिर से सुनिएगा सवाल 7 को, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विथ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल एंड नॉर्मल टू द सही डायरेक्शन सी पाथ डिस्क्राइब। मैंने आपको 3 बातें बताई थी। जब दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, जब दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे
तो मैंने आपको कहा था कि इस कंडीशन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में दो कंपोनेंट वेलोसिटी के x और y दोनों के साथ अगर हम एंटर करेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, हेलिकल पाथ बनाएगा, जिसे हम हेलिक्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहता कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं स्टूडेंट 0 डिग्री से एंटर कर रहे हैं तो उसका फोर्स 0 होता, मतलब वो मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता। लेकिन मैं कहता कि अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली एंटर कर रहा हूं, मतलब सिर्फ 90 डिग्री से, तो आप राइट आंसर सर्कल लेते हैं। ओनली 90 डिग्री अगर से पूछा जाए, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे तो सर्कल बनाएगा। और जब प्रोजेक्टाइल की तरह, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट भी हो और वर्टिकल हो, नॉर्मल का मतलब वर्टिकल होता है 90 डिग्री, सही है, तो उस केस के अंदर ये आपके पास क्या बनाता है, हेलिक्स बना रहा होता है। तो इसे हम हेलिकल पाथ कहेंगे। तो राइट आंसर इज ए। तो इसमें राइट आंसर ए होगा। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ पे हेलिक्स राइट आंसर है। नहीं आए सर। चैप्टर 14 पढ़ा था बच्चों? आपने तो जो कह रहे हैं नहीं आया, आपने चैप्टर 14 नहीं पढ़ा होगा शायद। देखिए मैंने कहा था चैप्टर नंबर 14 में 0 डिग्री के साथ, मतलब x कंपोनेंट की वेलोसिटी से किसी चार्ज को मूव कराओगे तो फोर्स 0 होगा, वो मूव ही नहीं करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव ही नहीं करता। हमें समझ में आ गया कि चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा, क्योंकि QEB sin थीटा होता है, 0 हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 को हम राइट एंगल भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, वर्टिकल भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी के y कंपोनेंट होंगे। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली एंटर कर रहे हैं या किसी भी चार्ज को इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो वो डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर पाथ, सही है। लेकिन तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब x की वेलोसिटी भी हो, y की वेलोसिटी भी हो, मतलब उसका एंगल कितना होगा, एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकना, सही है। x कंपोनेंट भी और y कंपोनेंट भी कब होंगी, मतलब वो यूं एंटर होगा, सही। कोई थीटा आपके पास 90 से 0 से ग्रेटर होगा और 90 से कम होगा, इसका मतलब ये होता है। तो जब हम इस केस में एंटर कराते हैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो स्प्रिंग की तरह यूं मोशन करता है, हेलिक्स कहलाता है। अभी भी नहीं याद आया? ऐसा कुछ कभी बताया होगा जी? ऐसा कुछ भी नहीं बताया था क्या? ओके, थैंक यू। तो बच्चों अभी ये क्वेश्चन 7 भी हमें क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, एन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है। फिर स्टूडेंट नॉर्मली यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड में जाता है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। और इस कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर हम सर्कुलर पाथ की रेडियस को डबल कर दें, कह रहे हैं इट्स वुड स्टूडेंट हैव मूव इन 2r, पहले r में मूव कर रहा है तो v है, मतलब जब रेडियस r है तो वोल्टेज v है। अब रेडियस डबल करने पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी ये बता दी है। देख लें, सवाल यही है, एक दफा सवाल पढ़ लीजिएगा जी। ऐसे ही पूछा हुआ है कि जब रेडियस r है
जब रेडियस r है तो वोल्टेज v है, जब रेडियस को हम डबल कर देंगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखो आप इस कंडीशन में आपको पता है कि रेडियस और वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन रूट में इस वाले फॉर्मूले से देखिएगा, E अपॉन एम में पढ़ाया था 2mv अपॉन, सही है क्यू, 3 फॉर्मूले बताया था E अपॉन एम के, उसके अंदर एक फॉर्मूला ये भी था। तो ये स्टूडेंट अंडर रूट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। हम इसको दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे कि रेडियस अंडर रूट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल है, रूट हटा के इधर स्क्वायर ले लिया, सही है। तो इस तरीके से आपके पास v डैश जो है, अगर हम यहाँ पे इसको 2 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो वोल्टेज कितने टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको लाकर मैं इसके अंदर रखूंगा r की जगह पे 2, अगर हम r की जगह पे हम 2 रखेंगे भाई, वोल्टेज और रेडियस का स्क्वायर टाइम अंडर रूट में है तो हम रूट हटाएंगे स्क्वायर लेंगे, तो हम रेडियस की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो वोल्टेज कितने टाइम बढ़ेगा 4 टाइम्स बढ़ेगा। इसका राइट आंसर 4v है। डी ऑप्शन है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। A circle of diameter 10 centimeter, diameter 10 centimeter has 10 turns, carries the current 5 ampere, सही है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं 0.5। फिर उसके बाद स्टूडेंट कहने टॉर्क बता दें, टॉर्क सही है, हमें बताना है कॉइल का, सही है बच्चों। देखें टॉर्क निकालने का फॉर्मूला एक BI N cos अल्फा, ए की जगह हम पाई आर लिखाएंगे, क्योंकि कॉइल का डायमीटर दिया हुआ है तो कॉइल मतलब सर्कुलर है, कॉइल का डायमीटर दिया हुआ तो उससे समझ में आएगी ना कॉइल कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और किसी भी सर्कुलर बॉडी का मतलब सर्कुलर टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का बॉडी है तो उसका एरिया आपके पास सर्कुलर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने ये कॉस अल्फा मैंने कहा था सर्कुलर के लिए ये अप्लाई करते हैं। तो हमारे डायमीटर दिया हुआ है, सही है, डायमीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों आप एक चीज देखें यहाँ पे इस सवाल में बच्चों आपके पास करंट भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिए हुए, और इसके अलावा n की वैल्यू भी दी हुई है। हमने कॉइल को जो है वो क्या किया हुआ स्टूडेंट, पैरेलल टू द फील्ड है। पैरेलल टू द फील्ड होने का मतलब एंगल कितना होगा 0, और हमें पता है कि cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब आप आ जाएं b की वैल्यू कितनी है 0.5 है, b की वैल्यू कितनी है 0.5 है, और इसी तरीके से n की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 5 है, n की वैल्यू 10 है, पाई ऐसे रहा, और 5 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लिया। cos 0 1 के बराबर है, हमने नहीं लिखा, cos 0 1 हो गया ना, फायदा ही नहीं है लिखने का। 10 से इसको मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा, 5 5 25, तो ये होगा, ये पूरा 25 पाई के बराबर होगा, 25 पाई, ये हो गया ये आपके पास 25 10 की पावर -4 हो जाएगा। 25 इंटू 25 कितने होंगे 625 पाई हो जाएंगे, 10 की पावर -4 हो जाता है। ये आपके पास 6.25 पाई 10 की पावर -2 के बराबर हो जाएंगे, 6.25 पाई 10 की पावर -2 के बराबर हो जाएंगे। ये कंडीशन आपके पास है,
सही है। तो राइट आंसर कितना होगा, क्योंकि देखो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ऐसे सवाल वर्कशीट में भी कराया था मैंने। तो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, सही है, ए ऑप्शन बनेगा 6.25 पाई। मैंने पाई की वैल्यू ऐसे नहीं रखा क्योंकि मैंने ऑप्शन में देख लिया कि भाई पाई की वैल्यू जो है ना हमारे पास, सही है ऑप्शन में। तो अगर पाई की वैल्यू रख दें तो वो 3 रखें, है ऑप्शन में पाई, इसलिए हमने पाई की वैल्यू पहले से ही नहीं रखा। भाई 0.2 अदद के बाद जाएंगे ना, जब 0.2 अदद के बाद जाएंगे तो ये -2 होगा। तो ये ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में 10 की पावर -2 है। बेटा ये पॉइंट यहां से 2 अदद के बाद जाएगा तो +2 होगा, तो -2 बचेगा ना। ऑप्शन ए बनेगा, बी कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिएगा नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में देखें, सही है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल से प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, सही है, राइट एंगल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी से पूछ रहे हैं, तो आप ये देखें प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी से मैंने फॉर्मूला जो पढ़ाया था वो हमारा फॉर्मूला था √2mE/BQ। अच्छा सवाल में सेम काइनेटिक एनर्जी है, हटा दिया, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो मास के प्रोपोर्शनल है और चार्ज के इनवर्स है। अच्छा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है तो Rp/R अल्फा, इनका रिलेशन देखना है। ये मैंने कॉपी में आपकी वर्किंग कराई हुई है, Mp/m अल्फा और Q अल्फा अपॉन, तो एनर्जी वाले केस में रेडियस सेम हो जाता था, ऊपर Mp ऐसी रहेगा। आप सबको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के, चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, तो नीचे 4mp और 2qp, qp, तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल, तो Rp/R अल्फा 1 है, Rp बराबर है R अल्फा के, Rp किसके बराबर है, R अल्फा के। अब बताओ इसका क्या राइट आंसर बनेगा, अब आप लोग खुद बता दो क्या आंसर बनेगा जब एनर्जी के रेफरेंस से पूछा जाएगा। देखो सेम मैंने यही काम आपकी कॉपी पे भी करवाई थी, जब एनर्जी के रेफरेंस से पूछा जाता है, जब एनर्जी के रेफरेंस से पूछा जाएगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जी क्या ऑप्शन बन रहा है अभी, ऐसे दिखाइए जी बच्चों, सी ऑप्शन बनेगा, सही है, सेम रहेगा, सही है, ऑप्शन सी राइट है। ओके गुड, इसका क्या राइट ऑप्शन बना, ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी राइट हो गया।
उसके बाद 10 के बाद आप देखिएगा 11, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक मूविंग चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, फिर कह रहे हैं बोथ ए एंड बी, और फिर कह रहे हैं नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नोर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो बात है क्या क्या बनाएगा स्टूडेंट, क्या बनाएगा, इसका ऑप्शन बताएं 11 का। जी बच्चों, देखें बनाएगा तो दोनों, देखो बनाता तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कौन उसके पास, बनाता दोनों है, ये कैंसिल क्यों क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं, तो वो प्रोड्यूस तो दोनों ही करता है लेकिन एक कैंसिल हो जाता है, ये वाला कैंसिल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कैंसिल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बचता है, तो उसके पास कौन सा इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, सही है, इलेक्ट्रिक भी बनाएगा और मैग्नेटिक भी बनाएगा, लेकिन उसके बाद बचेगा कौन सा, तो प्रोड्यूस तो दोनों करता है, सही है, लेकिन एक कैंसिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक, तो यहां पे प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो हम बोथ लेंगे, सही है, लेकिन अगर पूछा जाएगा इफेक्ट होगा कौन सा, तो सिर्फ मैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इफेक्ट पूछेंगे तो ओनली मैग्नेटिक, और प्रोड्यूस क्या करता है तो दोनों बनाता है लेकिन एक कैंसिल हो जाता है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। उसके बाद 12 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ फोर्सेस, एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, सही है स्टूडेंट, इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स, क्या होगा जी, इसका आंसर बताएं, ये 12 में अलोंग द लाइन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, क्या ऑप्शन बनेगा जी, क्योंकि अलोंग द फोर्स कह रहे हैं, अलोंग का मतलब एंगल कितना होगा, अलोंग का मतलब एंगल 0 होगा, और जब एंगल 0 होगा तो क्यू वी वी साइन थीटा से फोर्स क्या होगा 0, फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट बन जाएगा, ऑप्शन ए में यही बात कहा हुआ है कि नो इफेक्ट आएगा फोर्स की, सही है, विल नॉट अफेक्टेड ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके अच्छा, इसके बाद 13 भी स्टूडेंट आपकी वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन है। 13 की बात कर, देखो 13 में एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, तो अगर हम आई निकालना चाहें तो बी अपॉन म्यू नॉट एन हो जाएगा, सही है, बी अपॉन म्यू नॉट एन हो जाएंगे। अच्छा, इस सवाल में कह रहे हैं 20 टन्स पर सेंटीमीटर, एन की वैल्यू 20 है और लेंथ की वैल्यू 1 पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मीटर में 0.01 मीटर, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा, एन अपॉन एल होता है, 20 डिवाइडेड बाय 0.01, तो पॉइंट आगे 2 जीरो लगाया 2000 हो जाएगा, भाई पॉइंट के बाद 2 अदर थे, 2 जीरो पर ट्रांसफर करोगे तो ये स्मॉल एन आ गया। जबकि हम इस फॉर्मूले में आते हैं, बी की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, बी की वैल्यू जो आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है 20 मिली टेस्ला, तो 20 10 की पावर -3 है। म्यू नॉट की वैल्यू हम ले सकते हैं 4 पाई है तो हम 12 लिख लेते हैं, 10 की पावर -7, और ये आपके पास 2000 है, देखिए 4 पाई होता है ना, 4 पाई 10 की पावर म्यू नॉट होता है,
-7, तो हमने इसकी जगह रखा 3, तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब आप ये देखें इन 3 जीरो से, इस 3 जीरो से ये 10 की पावर कितना होगा? -4। इस 2 से ये कितना होगा? 10। अब आप एक चीज देखें, ये 10 ऐसे ही रहा, इसको ऊपर ले जाओ, ये 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर +4 होगा, और नीचे सिर्फ 12 बचा। ऊपर सिर्फ देखो 10 बचेगा, और 10 इंटू 10 कितने होंगे? 100/12, 50/6, 25/3। तो 25/3 को अगर हम डिवाइड करना चाहें, 25/3 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 24 + 1 लिख सकते हैं। इन दोनों की डिवीजन से 8 आएगा और ये 0.33 के बराबर होता है। तो तकरीबन 8 एम्पियर राइट आंसर है। सही है, तो इसका राइट आंसर 8 एम्पियर है। 8.33 आ रहा है, लेकिन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो दिया हुआ है अप्रोक्स निकालना था, कंप्लीट नहीं आएगा। सवाल में भी लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें एक करंट की वैल्यू अप्रोक्स कितना करंट होगा, तो अप्रोक्स स्टूडेंट यहाँ पे जो करंट होगा वो 8.3 तकरीबन 8 एम्पियर। डी ऑप्शन इसका राइट है, नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन है। नहीं भी चला रहा। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14। देखो बच्चों, जो हमारे क्वेश्चन 14 है, इस 14 क्वेश्चन में कहा ही जा रहा है स्पीड ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ट्रेवलिंग इन द कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड V। सही है, हीलियम की जो स्पीड है वो V है। फिर कह रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, हीलियम अल्फा ही होता है। सही, हीलियम आपके पास क्या है कि अल्फा को ही हम हीलियम कह रहे होते हैं, मतलब अल्फा की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी V है। सही, हम अल्फा ही वाली कॉन्सेप्ट रखेंगे कि प्रोटॉन से 4 टाइम्स का डिफरेंस रखता है मास का, और चार्ज से 2 टाइम्स का। तो हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल। सही कह रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोटॉन ट्रेवलिंग इन द सेम कर्व इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड में हमें इस कंडीशन में क्या बताना है? स्पीड ऑफ। सही है बच्चों, हमें अब बताना है स्पीड ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो देखो, हीलियम v स्पीड से मूव कर रहा है, प्रोटॉन किस स्पीड से मूव करेगा, हमें v बताना है यहाँ पे। तो बच्चों आपको पता है कि E/m, जिसको हम Q/m लिख सकते हैं, V/br होता है। सही है, तो अगर हम v निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? Q/m br। सवाल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और रेडियस भी यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी चार्ज के प्रोपोर्शनल दिख रहा है और वेलोसिटी मास के इनवर्स दिख रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दिख रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ हीलियम मतलब अल्फा, हीलियम का मतलब अल्फा है। मैं हीलियम को अगर आप कहें तो अल्फा लिख देता हूं, या आप ऐसे ही लिख लें। सही, हीलियम का मतलब अल्फा होता है। तो चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ, सही, हीलियम। और इसी तरीके से मास ऑफ हीलियम और चार्ज ऑफ, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप सबको पता है, आप सबको पता है बच्चों कि भाई ये अगर सिलसिला में यहां पे लेकर बढ़ूं आगे तो देखिएगा Vp अपॉन, इसकी वैल्यू तो V है, हीलियम की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या, जिसका नाम दे रहे हैं V।
चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऐसी रहा, हीलियम का चार्ज ट्वाइस होगा प्रोटॉन के चार्ज से, मतलब अल्फा का चार्ज, और मास 4 mp होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये से 2 हो गए, तो Vp कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। सर देखिएगा, दिख रहा है, गुड, सही है। तो ये देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, सही है। तो राइट आंसर क्या बना इस कंडीशन में, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 2V, बी ऑप्शन बन रहा है। तो ये बी आपके पास इस तरीके से आ गया। सही है बच्चों। जी बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। 12th में ऑप्शन ए है बेटा। बच्चों यहां तक बताएं, डन हो गया, तो क्वेश्चन 15 की तरफ चलेंगे। ओके, तो 15 की बात करते हैं, देखें 15 क्या है, 14 हो गया, 15 देखो। 15 में करंट आपके पास कह रहे हैं, करंट ऑफ 0.1 एम्पियर सर्कुलेट कर रहा है, और n की वैल्यू आपके पास 100 दिया हुआ है, जबकि स्टूडेंट रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जाहिर सी बात, सर्कुलर कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका सवाल है, टोराइड का सवाल है ये। तो टोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई R। ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से 15 B बराबर है म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई R। 4 पाई 10 की पावर -7, n की जगह पे आप क्या रखोगे, सही 100 है, I की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, और नीचे 2 पाई R कितना दिया हुआ है, रेडियस स्टूडेंट हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 5 10 की पावर -2, मतलब मीटर में। बच्चों आप खुद देख लें, इस 0.1 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है, और इसी तरीके से इससे ये 2 हो जाएगा, ये 5 से ये 2 हो जाएगा, 2 2 से कितने होंगे, 4, ये 10 की पावर ये बचा और ये बचा, तो ये 10 की पावर -7 है, और ये ऊपर जाके प्लस का 2 होगा, तो कितना बच जाएगा, 4 10 की पावर -5 टेस्ला। सही है स्टूडेंट, 15 में राइट आंसर 4 10 टू दी पावर -5 टेस्ला बनेगा, सही है बेटा। आपकी बुक में ये फॉर्मूला कह रहे E अपॉन एम, ये Q अपॉन बी, बेटा आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, E अपॉन एम V अपॉन बी आर के बराबर होते हैं भाई। E अपॉन एम का टॉपिक पढ़ा है, रेशो ऑफ E अपॉन एम। बच्चों ऐसा ना करो भाई, अब टेस्ट इतने करीब है, अभी भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये फॉर्मूला कहां से आया। रेशो ऑफ E अपॉन एम नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, यहां से मैंने वेलोसिटी निकाला है, ये इस E को हमने Q लिख दिया है भाई, रेशो ऑफ E अपॉन एम। क्वेश्चन 16 की तरफ चलेंगे। सिक्सटीन में कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इट्स मोमेंटम चेंज बट टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम।
फिर ऑप्शन बी में कह रहे हैं मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों रिमेन सेम होंगे। फिर सी में कह रहे हैं बोथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो वो चेंज हो रहे होंगे। और डी में कह रहे हैं टोटल एनर्जी चेंज होगा और मोमेंटम रिमेन सेम रहेगा। बताएं क्या होगा? जी ये मैसेज दिखाना। जी बच्चों, तो इस 16 में ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए। सेवनटीन और 18 न्यूमेरिकल है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सॉलिनॉइड के लिए आपने यहां पे फॉर्मूला 17 में लगाइएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। 17 का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, ये दो न्यूमेरिकल आपने बनाना है। 17 में बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से बना लें, और 18 का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। तो 18 के अंदर आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि स्टूडेंट इसमें एक वायर है और इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और वोल्टेज आपके पास 1 वोल्ट है। तो ये आप मोशनल ईएमएफ से वीबीएल साइन थीटा से निकाल लें। सही है, वीबीएल साइन थीटा से मोशनल ईएमएफ वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 16 के लिए अभी मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव कर रहा है तो बराबर होता है, सेम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। सही, आप डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी पे हम चार्ज को मूव करवा रहे थे और मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। सही स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पे क्लास एंड करूंगा। सही है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ओके, सही, आपके सेकंड क्लास इसके बाद। ओके बच्चों।